हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? वैसे देखा जाए तो विलोपन विधि अधिक सरल होती है। ऐसा क्यों होता है? दो समीकरण दिए होते हैं, उनमें से किन्हीं एक पदों को हम बराबर कर लेते हैं और उन्हें काट देते हैं। इससे हमें दूसरे पद का मान मिल जाता है। और प्रतिस्थापन विधि में हमें किन्हीं एक पद को प्रतिस्थापित करते हुए किसी एक पद का मान निकालना होता है और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। तो मुझे विलोपन विधि ज़्यादा सरल लगती है। आपको कौन सी विधि सरल लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का। तो दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि का उपयोग करना है हमें, तो किन्हीं एक पदों को बराबर कर लेंगे। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ y के पदों को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो y के पदों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर -3y है और यहाँ पर y है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो एक नया समीकरण प्राप्त होगा हमें। यहाँ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब मैंने यहाँ पर y के पदों को बराबर किया है, आप चाहे तो x के पदों को भी बराबर करके हल कर सकते हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह दिए हुए हैं, y के -3y और यहाँ +3y। ये किस लिए करते हैं ये आपको आगे क्लियरली समझ में आएगा। अगर विपरीत चिन्ह दिए होते हैं तो हम जोड़ते हैं और अगर सेम साइन दिए हों तो हम घटाते हैं। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और समीकरण 3 है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो हमें चिन्हों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन्हें घटाते हैं तो नीचे के चिन्हों के अनुसार हम बदल देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते, यहाँ प्लस है तो माइनस करते, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं तो चिन्हों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे काट सकते हैं। यहाँ -3y है और यहाँ +3y है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 और 2 जोड़ के 5x इज इक्वल टू, यहाँ 15 + 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 5 को इधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 19/5 मिल गया। अब x का मान जो है वो समीकरण 3 में रखें, 1 में रखें या 2 में रखें, हमें y का मान मिल जाएगा। तो सबसे छोटा समीकरण मुझे 1 लग रहा है, तो इसलिए मैं x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखता हूँ। इसे यहीं पर हल कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह 19/5 रख देंगे प्लस y इज इक्वल टू 5। अब 5 को यहाँ से हटाना है तो 5 का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 का इक्वल के इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19 + 5y इज इक्वल टू 5 5 25। अब अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे और चर पदों को एक साइड रखेंगे। तो 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19। अब 5y इज इक्वल टू 25 - 19 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 6/5।
तो यह हो गया इसका उत्तर। अब हमने विलोपन विधि द्वारा इसे हल कर लिया है, अब प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। दोनों समीकरणों को दोबारा लिख ले रहा हूँ जिससे कि क्लियर रहे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आप कॉपी पे लिखेंगे इसे तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हेडिंग डाल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल रहा हूं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू प्लस वाई को इधर ले जाऊंगा तो माइनस वाई हो जाएगा, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, समीकरण हमने 1 से इसे बनाया है तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो जहां पर x है वहां पर 5 माइनस वाई रखना है, तो 2 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा और y से भी होगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 5 10, माइनस 2 का अगर y में मल्टीप्लाई हुआ तो 2y, माइनस 3y ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4। अब चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, तो 2 और 3 5 हो जाएगा और माइनस भी साथ में उतरेगा, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस जो है बड़े नंबर के साथ है इसलिए माइनस 6 आएगा, दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 6/5। तो आंसर हमें सेम ही मिल रहा है, हम किसी भी विधि का उपयोग करें हमें उत्तर हमेशा सेम ही मिलता है। तो y का मान अब या तो मैं समीकरण 3 में रखूँ, 1 में रखूँ या 2 में रखूँ, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा मुझे दिख रहा है समीकरण नंबर 3, तो y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहां पर y है वहां पर 6/5 रखना है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब आप इसे चाहे तो एलसीएम लेते हुए हल कर सकते हैं या सीधे भी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी हल कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए तो 25 हो जाएगा, फिर माइनस 6 है पूरे पे अपॉन 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 और अपॉन में 5। तो दोनों विधियों से x और y की जो वैल्यू है वह सेम मिल रही है। तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ भी मैं y के पदों को बराबर करूँ अगर, तो यहाँ 4y है और यहाँ 2y है, तो समीकरण 2 के अगर दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस 4y है और यहाँ माइनस 4y है, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले विधि हम लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो एक नया समीकरण प्राप्त होगा, 2 2 सा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 सा 4। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब फिर से वही करना है हमें, समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह दिए हुए हैं,
तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 है 3x + 4y = 10 और समीकरण 3 है 4x - 4y = 4। अच्छा, आप अगर इसे ऊपर नीचे लिखें तो क्या आंसर बदल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप इसे ऊपर लिखते हैं और इसे नीचे लिखते हैं तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं किसी भी सवाल में। तो यहाँ पर -4y है और +4y है तो कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 जुड़कर 7x हो जाएगा = 10 और 4 14 हो जाएगा। 7 से 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा तो x = कितना मिल गया? 2। अब x का मान मैं चाहे समीकरण 3 में रखूँ, 1 में रखूँ या 2 में रखूँ, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 जो है वो छोटा लग रहा है तो इसलिए मैं x का मान समीकरण 2 में रखता हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 × 2 - 2y = 2, 2 2s are 4 - 2y = 2, +4 को इधर लाएंगे तो -2y = 2, +4 इधर आके -4 हो जाएगा। पर -2y = माइनस बड़े अंक के साथ है, प्लस माइनस है तो घटेगा और माइनस बड़े अंक के साथ है इसलिए -2 बचेगा। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं इसे। तो y = कितना आ जाएगा? 2 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो y = मिल गया 1। तो x = 2 और y = 1 हमें प्राप्त हो गया। अब हमने विलोपन विधि द्वारा इसे हल किया था। नेक्स्ट पेज पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करेंगे। यहाँ पर समीकरणों को दोबारा मैं लिख रहा हूँ। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। विधि द्वारा समीकरण 2 से तो 2x = 2 -2y को इधर लाऊंगा तो +2y हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है हमें तो x बराबर हो जाएगा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 + 2y/2 हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से हमने x का मान प्राप्त किया है तो इसे प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जहां पर x है वहां पर हमें 2 + 2y/2 रखना है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। 2 + 2y/2 और फिर +4y = 10। इसे सिंप्लीफाई करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है अपॉन में, तो 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा तो 3 2 6 प्लस 3 2 6y/2 + 4y = 10। अब 2 को अगर यहाँ से हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई 4y से होगा एक बार और 2 का मल्टीप्लाई फिर 10 से भी हो जाएगा तो 6 + 6y = 2 4 प्लस है प्लस 2 4 8y = 2 10 20। अब चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 6y + 8y = 20 और ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो 6 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14y = 20 - 6 भी 14 आ गया। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। y = कितना मिल गया? y बराबर हमें मिला 1।
अब y का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें, 1 में रखें या 2 में रखें, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं समीकरण 3 में y का मान रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 वन ज़ा 2 होता है अपॉन 2, और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा अपॉन 2, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। तो आंसर सेम आ रहा है इसका भी। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इन्हें पहले इनके मानक रूपों में लिख लेते हैं जिससे कि इन्हें हल करना आसान हो जाए। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 को अगर इधर लाऊंगा तो प्लस 4 हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर 9x, 2y को इधर ला रहा हूँ तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 7 इधर है तो 7 बना रहेगा यहाँ पर। ये बन गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि द्वारा हल करना है हमें। तो यहाँ देखिए x जो है, यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, तो x के पदों को बराबर करना ज़्यादा आसान है। तो मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर 3 से गुणा करूँ तो यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ 3 5 15y हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर रहा हूँ जिससे कि x के पद जो हैं वो बराबर हो जाए। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो यहाँ 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। यह मिल गया हमें समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को हम घटाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें चिन्हों को बदलने की आवश्यकता है। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और समीकरण 3 है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब घटा रहे हैं तो हमें चिन्हों को बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया। प्लस 15 में से अगर 2 को निकालेंगे तो 13 बचेगा, 13y इज इक्वल टू माइनस 12 में से अगर 7 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 5, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है तो माइनस 5। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 13 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस 5 अपॉन 13। अब y का जो मान है वह समीकरण 1 2 या 3 में रखें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे छोटा समीकरण मुझे दिख रहा है ये समीकरण नंबर 1, तो इसी में रख रहा हूँ इसे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5 और ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस 5 अपॉन 13, मल्टीप्लाई में है ना ये साथ में, इज इक्वल टू 4। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 5 5 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 13 को अगर यहाँ से हटाना है तो 13 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और 13 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा। तो 13 3 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 52। अब चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 39x इज इक्वल टू 52 और इसे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 25। तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस
25 करेंगे तो 27 मिलेगा हमें। फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/39। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 9 सा 27 और 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 9/13। यह तो हो गया विलोपन विधि द्वारा। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा अगले पेज पे हल करते हैं। यहाँ पर समीकरणों को दोबारा लिख रहा हूँ मैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और जो हमने मानक रूप बनाया था उसी रूप में लिख रहा हूँ, और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यह बन गया समीकरण नंबर 1 और यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा। यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरण 1 से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस 5y को अगर इधर ला रहे हैं तो प्लस 5y हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस 5y/3। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का जो मान है हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया है, तो इसे प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 4 प्लस 5y/3 रखना है। तो 9 ब्रैकेट में रख लेते हैं, 4 प्लस 5y/3 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू 7 दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 9 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा और 9 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से होगा, तो 3 ही हो जाएगा। तो 9 4 सा 36 प्लस 9 5 सा 45y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 को यहाँ से हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई 2y से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 7 से भी हो जाएगा। तो 36 प्लस 45y माइनस 3 2 सा 6y इज इक्वल टू 3 7 सा 21। अब चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो 45y माइनस 6y इज इक्वल टू 21, और ये इधर आके माइनस 36, प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। 45 माइनस 6y करेंगे, 45 में से अगर 6 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 39y प्लस में इज इक्वल टू, और ये 21 माइनस 36, तो यहाँ से हमें मिलेगा -15। चलिए यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -15 और 39 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब यह कट सकता है, 3 के टेबल में 5 टाइम आता है 15, और 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, -5/13। अब y का मान चाहे समीकरण 3 में रखूं, 1 में रखूं या 2 में रखूं, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का जो मान है वह मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि माइनस में है, तो -5/13, फिर अपॉन में है 3। तो x इज इक्वल टू 4, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 5 5 सा 25/13, फिर अपॉन में है 3। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो 13 4 सा 52 माइनस 25 पूरे पे अपॉन 13 हो जाएगा, फिर अपॉन में है 3। इसे और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27। तो 27/13/3। अब यह किस प्रकार से लिखा है हमें, अर्थात 3 कहाँ पर जाएगा,
ये कैसे डिसाइड करते हैं हम? मैं इसे बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 27/13 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे कैसे हल करते हैं हम? 27/13 बीच में मल्टीप्लाई लगाया और इसे पलट दिया अर्थात इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो पलटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होना है? 13 से, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 27/13, 3 सा 39। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें हम तो 3 9 सा 27 और 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 9/13। तो आंसर सेम मिल रहा है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x - y/3 इज इक्वल टू 3। यह भिन्नों के रूप में दिया है, तो पहले इन्हें सरल कर लेंगे जिससे कि हमें हल करने में आसानी हो। तो जैसे हम भिन्नों को हल करते हैं वैसे इन्हें भी हल करते हुए सरल कर लेते हैं। तो यहाँ x/2 दिया है प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 -1। इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो 6 आएगा। 2 3 ज़ा 6 और 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 और 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4y इज इक्वल टू -1। और अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 को इधर भेजना पड़ेगा हमें, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 तो -6 हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा दिया है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। 3 को अगर यहाँ से हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ कर लीजिए और 3 का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर भी कर लीजिए। तो 3 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 सा 9। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब पहला जो है विधि वह विलोपन विधि का उपयोग करना है। तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देना है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y का मान हमें मिल जाएगा। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। अब सीधे लिख सकते हैं समीकरण। अगर आपको y के पदों को गायब करना हो या विलोपन करना हो इनका, तो आपको फिर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ सीधे सीधे मुझे 3x यहाँ भी मिल रहा है और 3x यहाँ भी मिल रहा है, तो इसलिए सीधे मैं कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब घटा रहे हैं हम तो नीचे के चिन्हों को बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएगा क्योंकि प्लस है। 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस है तो जुड़ेगा और माइनस भी साथ में उतरेगा। तो 9 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा? 15। ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? -3। अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा मुझे समीकरण लग रहा है यही, तो इसमें रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस और -3 है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, +3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और +3 को अगर इधर लाएंगे तो -3। तो 3x इज इक्वल टू कितना मिला? 6 और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। तो x और y का मान हमने विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कर लिया है। अब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे। समीकरणों को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यह है समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9,
यह है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ और उसे प्रतिस्थापित हम करेंगे समीकरण 1 में। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 2 से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से सिर्फ हमें x का मान प्राप्त करना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस वाई अपॉन 3। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो 3 और ब्रैकेट में रख लेंगे 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब सिंप्लीफाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई y से भी होगा। तो 3 9 27, सॉरी 3 9 27 प्लस 3y अपॉन में हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से हुआ है तो 3 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3 को यहाँ से हटाना है हमें, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए और 3 का मल्टीप्लाई -6 से भी कर लीजिए। तो 27 प्लस 3y, 3 4 12 तो प्लस 12y इज इक्वल टू 3 6 18 तो -18 हो गया। चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3y प्लस 12y इज इक्वल टू -18 और 27 इधर रखे माइनस हो जाएगा 27। अब 3y और 12y को जोड़ेंगे तो 15y इज इक्वल टू, सेम साइन है तो जुड़ेगा और माइनस भी उतरेगा तो -45। अब ये 15 3 45 होता है तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, -3। तो y इज इक्वल टू -3 मिला है। अब y का मान आप चाहे समीकरण 3 में रखिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं समीकरण 3 में y का मान रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 9 और y -3 है तो इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ इसे, -3 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 - 3 करेंगे तो 6 मिल जाएगा अपॉन 3 और 3 से डिवाइड करें तो 2 टाइम जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यदि रैखिक समीकरणों के युग्म प्रतिच्छेद करते हो तो उनका एक अद्वितीय हल मिलता है और अद्वितीय हल को हमें ज्ञात करने के लिए ही विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं या फिर वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। और यदि संपाती हो तो उनका अनेक हल होता है या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और अगर समांतर हो तो उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो चलिए इसे हल करते हैं। माना भिन्न x अपॉन y है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार यदि अंश में 1 जोड़ दें अर्थात x + 1 करेंगे अपॉन में, तथा हर में से 1 घटा दें तो y - 1 करेंगे तो वह कितना प्राप्त होता है,
एक में बदल जाता है भिन्न, अर्थात इक्वल में 1 मिल जाएगा हमें। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर मिलता है। अब चर पदों को एक साइड रख लेते हैं और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो x प्लस वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 है, और प्लस 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 मिल गया। माइनस माइनस है, सेम साइन है तो जुड़ेगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा आगे भी कुछ कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश में हमें कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना है, एक को जोड़ देना है, तो वह कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। इसे अगर सिंप्लीफाई हम करें तो 2x, चर पदों को एक साइड ला रहे हैं तो प्लस y को अगर इधर लाएंगे तो -y इज इक्वल टू 1। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमें विलोपन विधि का उपयोग करना है, अब यहाँ देखिए -y है, यहाँ भी -y है, तो y के जो पद हैं बराबर तो मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम साइन मिल रहा है तो घटा लेंगे, तो समीकरण 1 को अगर 2 में घटाएं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो। और -2x में से अगर x को निकालूंगा तो 2, अर्थात 2 में से 1 को निकाल रहा हूँ, तो माइनस जो है बड़े अंक के साथ है, इसलिए या तो मैं -1x लिखूँ या फिर -x लिख दूँ, इज इक्वल टू माइनस माइनस, सेम साइन है तो जुड़ेगा और माइनस भी उतरेगा, तो कितना आएगा, -3। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमें y का मान मिल जाएगा। x का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, प्लस 3 को इधर ले जाएंगे तो -y इज इक्वल टू -2, प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ेगा, सेम साइन है, और माइनस भी उतरेगा तो -5, दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5। तो भिन्न क्या माना था हमने, x अपॉन वाई, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अतः भिन्न x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/5 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए इसे भी हल करते हैं। पहले इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु, ध्यान से देखिएगा आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ही मानेंगे क्योंकि यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, फिर 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पहले 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो अगर नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, x माइनस 5 करेंगे। इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। तो यही लिखना है हमें,
5 वर्ष पूर्व, पूर्व अर्थात पहले की बात हो रही है, नूरी की आयु बराबर x-5 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y-5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात नूरी जो है 3 गुना बड़ी थी किससे, सोनू की आयु से। तो चलिए प्रश्नानुसार लिखकर फिर समझाता हूं आपको। प्रश्नानुसार अगर इन दोनों को हमें बराबर करके लिखना हो x-5 इज इक्वल टू y-5, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नूरी जो है वो 3 गुनी बड़ी है किससे, सोनू की आयु से। तो अगर मैं इसे 3 गुना कर दूं सोनू की आयु को, तो यह दोनों बैलेंस हो जाएगा ना, तो इन्हें बराबर करके लिखा जा सकता है। अब इसे सरल कर लेते हैं। तो x-5 इज इक्वल टू 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और 3 का अगर 5 में होगा तो -15। अब चर पदों को एक साइड रखते हैं और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो x और +3y को इधर लाऊंगा तो -3y हो जाएगा, इज इक्वल टू -15 है, और इसे इधर लाऊंगा तो +5 हो जाएगा। तो x-3y इज इक्वल टू, अगर -15 में से +5 निकालूंगा तो -10 मिल जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात एक बार नूरी की आयु निकाल लेंगे, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो x+10 हो जाएगा। इसी प्रकार सोनू की आयु y+10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x+10 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y+10 वर्ष। अब फिर से प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, अर्थात नूरी की जो आयु है वह दुगनी है, तो किसे हमें दुगना बनाना पड़ेगा, अगर बराबर करके लिखना है तो सोनू की आयु को। तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं इसे। प्रश्नानुसार x+10 इज इक्वल टू 2 और y+10 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो x+10 इज इक्वल टू 2 का अगर y में मल्टीप्लाई होगा तो 2y + 20। ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसा मैंने पहले किया था, अगर नूरी की आयु दुगनी है किससे, सोनू की आयु से, तो अगर इन्हें बराबर करके लिखना हो तो दुगना किसे करना पड़ेगा, हमें सोनू की आयु को दुगना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर करके लिख पाएंगे हम। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो अब फिर से हम चर पदों को एक साइड लाएंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो x +2y इधर आके -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू +20 ऑलरेडी है, और +10 इधर आके -10 हो जाएगा। तो x-2y इज इक्वल टू 20 - 10 करेंगे तो 10 मिल जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से इसे भी हल करना है। तो यहाँ समीकरण 1 में x दिया हुआ है और समीकरण 2 में भी x दिया हुआ है, सीधे सीधे हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो समीकरण 1 और 2 को अगर घटा दूँ तो हमें चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो यही कर रहा हूँ मैं। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो x-3y इज इक्वल टू -10, यह समीकरण 1 है, और फिर x-2y इज इक्वल टू 10, यह समीकरण 2 है। अब घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस,
और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -3y में से अगर +2y को निकालूंगा तो 1y बचेगा माइनस में, तो हम चाहे तो सिर्फ इसे -y लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा -20। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 20। और y किसे माना था हमने, सोनू की वर्तमान आयु को माना था, तो सोनू की आयु कितनी पता चल गई 20 वर्ष, तो इसे आगे लिखेंगे हम। अब y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं y का जो मान है समीकरण 2 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x -2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x -22 सा 40 इज इक्वल टू 10। अब -40 को अगर इधर लाएंगे तो +40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 50। और इसे क्या माना था हमने, x को नूरी की वर्तमान आयु माना था, तो वो 50 वर्ष हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। तो इसका उत्तर हमने निकाल लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो अंकों की संख्या को अगर मानना होता है चर राशियों में तो उसे किस प्रकार से मानते हैं। मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेता हूँ, मैंने 65 एक संख्या लिया। अगर इसे मैं विस्तारित रूप से या एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखना चाहूँ तो कैसे लिखता हूँ, 6 × 10 + 5 × 1, क्योंकि 5 जो है वो इकाई वाले स्थान पे है और 6 जो है वो दहाई वाले स्थान पे है, तो इसलिए इस रूप में लिखता हूँ। तो इसी प्रकार से जब चर राशियों में हम इन्हें मानेंगे तो किस प्रकार से मानेंगे, 10x + y इस रूप में मानेंगे, क्योंकि x जो है वो दहाई वाले स्थान पे है और y जो है वो इकाई वाले स्थान पे है। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या को आपको मानना होगा तो किस प्रकार से मानेंगे, 100x + 10y + z इस रूप में मानेंगे। z जो है वो इकाई वाले स्थान पे है, y जो है वो दहाई वाले स्थान पे है और x जो है वो सैकड़े वाले स्थान पे है। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक, दो अंकों की संख्या में यही होता है, दहाई का अंक होता है और इकाई का अंक होता है, बराबर y। इसीलिए वह संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 10x + y हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अर्थात x + y कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 9। तो प्रश्नानुसार अलग अलग हम इसे जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं जोड़ रहे हैं कि 10x + y = 9, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x + y = 9। अब यहाँ से हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। और फिर आगे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर इसी संख्या को मैं पलट दूं, जो माना है मैंने 10x + y, तो y जो है वो दहाई वाले स्थान पे आ जाएगा और x जो है वो इकाई वाले स्थान पे आ जाएगा। तो चलिए इसे पहले लिखते हैं। अब अंकों को पलटने पर, मैं इतना विस्तार से इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है, पलटने पर
दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x हो जाएगा। तो इसीलिए नई जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी, नई संख्या बराबर 10y प्लस x। अब फिर प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसे लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना, अर्थात ये जो संख्या है इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, अर्थात जो नई संख्या बन रही है 10y प्लस एक्स, इसके दोगुने के बराबर है इसका 9 गुना जो पहले की संख्या है। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, 9 10x प्लस वाई, इसे 9 गुना किया और ये किसके बराबर है, जो नई संख्या बन रही है उसके दुगुने के बराबर है। तो 10y प्लस एक्स के दुगुने के बराबर। तो इन दोनों को लिख लिया। अब इसे सरल कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा, तो 90x प्लस 9 का मल्टीप्लाई y से हुआ तो 9y बराबर 2 का अगर 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो 20y प्लस 2 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x। अब इन सब को इधर लाते हैं, ठीक है, या इसे इधर ले जाइए या इसे इधर लाइए। तो 90x के साइड में मैं लिख रहा हूँ 2x को, तो 2x जो है इधर आके -2x हो जाएगा, प्लस 9y दिया है और प्लस 20y इधर आके -20y हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर बच जाएगा 0। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 90x -2x करेंगे तो 88x मिलेगा, और यहाँ पर प्लस 9y और -20y है, तो -20 में से अगर 9 को निकालूंगा तो -11 बचेगा, तो -11y इज इक्वल टू 0। और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 11। अगर 11 को कॉमन ले लूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि ये छोटा समीकरण बन जाए। तो 11 को अगर कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ बच जाएगा 11 8 सा 88, तो 8x यहाँ पर बच जाएगा, माइनस 11 को पूरा निकाल लिया तो वहाँ क्या बच जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर y से होगा तो y ही होगा, इज इक्वल टू 0। अब 11 को इधर भेज देते हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई 11 का अगर डिवाइड हो जाएगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0 ही, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ भी x है और यहाँ 8x है, तो ये तो अलग अलग हैं तो इन्हें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए -y है, यहाँ +y है, तो सीधे ये कट सकते हैं ना, विलोपन विधि से इन्हें हल करना है। तो सीधे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे सीधे काट देंगे और यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, जोड़ के 9 हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 टाइम कैंसिल होगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। अब x का जो मान है चाहे समीकरण 1 में रखूँ या 2 में रखूँ y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे अगले पेज पे कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 यही था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 1 को इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 8। अब हमने संख्या क्या मानी थी, अतः संख्या हमने माना था 10x प्लस वाई, तो अब वैल्यूज रख देते हैं। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस वाई की वैल्यू हमने ज्ञात की है 8। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 10 1 सा 10 प्लस 8 और 10 और 8 जुड़ के कितना आ गया 18, तो संख्या कितनी है 18 है। तो हमने इसका उत्तर ज्ञात कर लिया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चौथा प्रश्न है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट गिनती में 25 टोटल थे और हमें पता करना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के अलग अलग कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए इसे हल करते हैं, तब उसी के साथ मैं आपको समझाते भी चलूँगा। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y है। अब प्रश्नानुसार 50 तथा 100 के नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25 है, अर्थात हमने x और y माना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। तो यहां से मिल गया हमें समीकरण नंबर 1 तथा 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को अगर मिला दिया जाए तो कितने हो रहे हैं? 2000 रुपए, अर्थात 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर 50 को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 2y इज इक्वल टू 2000। अब एक जीरो से एक जीरो यहीं कैंसिल कर लेते हैं और 5 4 सा 20 होता है, यहाँ बच गया 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो सीधे हम घटा देंगे समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब घटा रहे हैं तो हम चिन्हों को बदल देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। -2y में से अगर 1y निकाल दूँ तो -1y बचेगा, तो उसे मैं -y लिख सकता हूँ। और -40 में से अगर 25 को निकाल रहा हूँ तो -15 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है, दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकता हूँ इसे। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 15। अब y का मान जो है वह समीकरण 1 या 2 में रखूँ तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे यहीं पर हल कर लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और प्लस 15 को इधर लाएंगे तो -15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 10। तो हमने माना था कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? x है, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 हो गई और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है तो 15 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो देखिए, टोटल गिनती में कितने थे? 25 नोट थे। 10 और 15 को मिलाएंगे तो कितना होगा? 25 आ जाएगा। और इसी प्रकार 2000 टोटल हो रहे थे, तो 50 के कितने नोट है? 10 है, तो कितने हो जाएंगे? 500 रुपए इसके हो जाएंगे। और 15 कितने किसके हैं? 100 के हैं, तो 1500 इसके हो जाएंगे। तो 500 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। तो हमने करेक्ट आंसर निकाला है। तो यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न मैंने प्रश्नावली 3.2 के तीसरे के चौथे में हल कराया है। वहां पर हमें टैक्सी का किराया ज्ञात करना था और यहाँ पर पुस्तकालय का किराया ज्ञात करना है। तो वहां पर मैंने बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है और किस प्रकार से समीकरण बनाते हैं वो भी समझाया हुआ है। तो एक बार आप वो भी प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर से। यहाँ दिया है कि किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। अगर मैं नियत किराया को x मान लूँ, ठीक है, और उसके बाद के प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, तो अलग जो किराया लग रहा है अतिरिक्त दिन का उसे y मान लो। तो यहाँ स्टेटमेंट दिया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो पहला जो समीकरण बनेगा, अगर 7 दिनों में से मैं 3 दिनों का अलग जो नियत किराया है उसे निकाल लूँ, अलग कर लूँ उसे, तो x को अलग कर ले रहा हूँ तो बचेगा कितना, 4 दिनों का किराया। तो 4 दिनों का किराया किससे माना है मैंने, y को, तो 4 का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल कितना पे हो रहा है 27। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 हो गया। इसी प्रकार से जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो x तो नियत है ही, तो अगर 5 में से x को निकाल ले रहा हूँ अर्थात 3 दिनों को निकाल ले रहा हूँ, 3 दिनों का किराया, तो बचेगा कितना, 2 दिनों का किराया। तो 2y इज इक्वल टू टोटल कितना पे हो रहा है 21। तो 2 समीकरण इसी प्रकार से बनाते हुए हम इसे हल करेंगे और नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया निकाल लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं, सबसे आसान है। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना पहले 3 दिनों का नियत किराया इज इक्वल टू ₹x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹y है। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया दिया इज इक्वल टू ₹27। प्रश्नानुसार अब जैसा कि मैंने बताया था, 3 दिनों का किराया अगर अलग कर लिया जाए नियत किराया, तो बचता है कितना, 4 दिनों का किराया। तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा सूजी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया दिया इज इक्वल टू ₹21। अब प्रश्नानुसार इसका भी क्या हो जाएगा, x अगर नियत किराया निकाल ले रहे हैं 5 दिनों में से, तो 2 दिनों का किराया बचेगा, तो 2y इज इक्वल टू 21। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में x बराबर है ना, प्लस में है तो घटा देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको y के पदों को बराबर करना हो तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 4y हो पाएगा ये भी। ठीक है, तो मैं x के पदों को काट रहा हूं। तो समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब घटा रहे हैं हम तो चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है। 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 करेंगे तो 6 बच जाएगा। तो 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अब y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो यहाँ अतिरिक्त दिन का किराया कितना मिल रहा है, 3। ठीक है, चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं। y का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x प्लस 2y, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 और प्लस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 15। तो नियत किराया कितना है, 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का जो किराया लग रहा है वो कितना है, 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं अतः पहले 3 दिनों का नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया बराबर ₹15। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ रहा है नियत किराया, और वैसे जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितना पड़ रहा है, 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, है ना। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इज इक्वल टू ₹3। तो इसका आंसर भी हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिए गए हैं ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर इनके मानक रूपों को लिखना चाहूँ मैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा ही होता है। तो यहाँ जो अचर पद है वो माइनस ए प्लस बी मिलेगा, और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस ए माइनस बी अचर पद मिल जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ही इनका पक्षांतर कर लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे और समीकरण 2 बना लेंगे। पक्षांतर इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जाकर ये ना करना पड़े, जब हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो आगे भी यही करना पड़ेगा हमें। अचर पदों को दूसरे साइड ले जाते हैं ना, तो मैं पहले ही अचर पदों को दूसरे साइड ले जा रहा हूँ। तो चलिए इससे पहले समीकरण नंबर 1 और 2 बना लेते हैं, फिर हल करते हैं। तो यहाँ ax प्लस बी वाई, इसे इधर लाएंगे तो माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा, और प्लस बी इधर आके माइनस बी हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा, और माइनस बी इधर आके प्लस बी हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जब हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं तो या तो x के पदों को बराबर कर लेते हैं या तो y के पदों को। तो यहाँ पर मैं x के पदों को बराबर कर रहा हूँ। x के पदों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में b से अगर गुणा कर दूं और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में a से गुणा कर दूं, तो ये दोनों जो x के पद हैं वो बराबर हो जाएंगे। किस प्रकार से, अगर b से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ a भी x हो जाएगा, और अगर a से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी a भी x हो जाएगा। फिर समीकरण 1 में 2 को अगर घटाऊंगा तो x वाले पद कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा y वाला पद, फिर y का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यही करेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में b से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में
ए से गुणा करने पर तो b से अगर यहाँ गुणा कर रहा हूँ ए बी एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस बी का अगर b में गुणा हुआ तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू बी का गुणा अगर a में हुआ तो ए बी माइनस बी का गुणा अगर b में हुआ तो बी स्क्वायर। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 3 तथा अब a का जो गुणा है वो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में करना है, तो यहाँ पर ए बी एक्स हो जाएगा तो ए बी एक्स फिर माइनस a का गुणा अगर a में हुआ तो ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए का गुणा अगर a में हुआ तो ए स्क्वायर फिर a का गुणा अगर b में हुआ तो प्लस ए बी। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब यहाँ भी ए बी एक्स हो गया, यहाँ भी ए बी एक्स हो गया, प्लस में है तो इसलिए हमें समीकरण 3 को समीकरण 4 में घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर तो यहाँ ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर और ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब चूंकि हम दोनों को घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, यहाँ बी स्क्वायर वाई और यहाँ प्लस है ना तो प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, चलिए इसे पूरा उतारते हैं तो यहाँ हमारा क्या है ए बी फिर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ चिन्ह को बदल दिया है तो माइनस हो गया तो माइनस ए स्क्वायर और यहाँ चिन्ह को बदल दिया है तो माइनस ए बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए बी प्लस में है और ए बी माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे यहाँ पर हल कर रहा हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है y, तो y को अगर कॉमन लिया तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर और माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों साइड में बी स्क्वायर अगर डिवाइड भी करना चाहूँ तो नीचे भेज के कर सकता हूँ या सीधे इससे काट सकता हूँ, कितना टाइम चला जाएगा 1 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया -1। अब y का मान चाहे मैं समीकरण 4, 3, 2 या 1 में रखूँ मुझे क्या मिल जाएगा x का मान, तो जो y का मान है मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ, ठीक है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है बी एक्स माइनस ए वाई है तो a इंटू -1 कर देंगे इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो बी एक्स माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा a इज इक्वल टू a प्लस बी। अब फिर बी एक्स इज इक्वल टू प्लस ए को इधर लाएंगे तो a प्लस बी तो है ही, प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा, a प्लस में है a माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बी एक्स इज इक्वल टू कितना मिला b, b से b कैंसिल हो जाएगा कितने 1 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। तो x बराबर 1 मिला है और y बराबर कितना मिला है -1। तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण दिए हैं 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135 तथा 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। अब देखिए इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न मिलता है तो परस्पर ये बदले हुए हैं, यहाँ 41x है, यहाँ पर 41y है, इसी प्रकार यहाँ 43y है और यहाँ पर 53y है और यहाँ पर 53x है। इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है अब ध्यान से देखिएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1
और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में पहले समीकरण 2 को जोड़ेंगे, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, तो वहां से हमें 2 नए समीकरण मिलेंगे। वो बहुत छोटे समीकरण होंगे। अब यहाँ अगर मैं x या y के पदों को बराबर करना चाहूँ तो बहुत बड़ा गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हम चिन्हों को बदलते नहीं हैं, सेम वैसे ही लिख लेते हैं। 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135 और फिर 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। अब इन्हें जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 94x प्लस यहाँ भी 94y इज इक्वल टू 282। 7 5 12 1, हाँ 282 आ गया। अब यहाँ से 94 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 94 को कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ x प्लस वाई बच गया बराबर 282। अब 94 से अगर इसे डिवाइड करूँ मैं तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो कितना आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक बार हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ा है तो एक बार घटा भी लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135 और फिर 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। अब चिन्हों को बदल लेंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। -53 में से अगर 41 को निकालेंगे हम तो कितना बचेगा, -12। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है, तो -12x और फिर यहाँ भी सेम वही बचेगा लेकिन प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है, तो प्लस 12y इज इक्वल टू -147 में से अगर हम 135 को घटाएं तो यहाँ भी -12 ही बचेगा क्योंकि माइनस जो है बड़े नंबर के साथ है। यहाँ पर 12 जो है कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 12 को अगर कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ -x बच जाएगा फिर प्लस y बच जाएगा इज इक्वल टू -12। अब ये डिवाइड हो जाएगा कितने, 1 टाइम चला जाएगा, तो -x प्लस y इज इक्वल टू कितना मिला, -1। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए छोटा छोटा समीकरण मिल गया, इन्हें आसानी से हम हल कर सकते हैं। यहाँ x जो है वो प्लस में मिला है और x जो है माइनस में मिला है, इसलिए समीकरण 3 को अगर समीकरण 4 में जोड़ूं तो x कैंसिल हो जाएगा, y का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। प्लस माइनस में है कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया, 2y, 2 टाइम y है तो 2y इज इक्वल टू 3 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो 2 1 सा 2, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। अब y का मान चाहे मैं समीकरण 3 में रखूं, 4 में रखूं, 2 में रखूं या 1 में रखूं, x का मान मिल जाएगा। तो छोटे छोटे समीकरण तो 3 और 4 ही हैं, तो किसी भी समीकरण में रख लीजिए। मैं समीकरण 3 में y का मान रख रहा हूं, तो इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसे इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो x का मान 2 मिला है और y का मान कितना मिला है,
1। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। उस प्रकार से हल करेंगे, अगर देखिए, अगर x के या y के पदों को अगर आप बराबर करना चाहेंगे तो 41 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, और 53 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इस प्रकार से करने पे बहुत आसान हो जाता है प्रश्न, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, समीकरण 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 3 में x इज इक्वल टू 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया गया है और x बराबर 2 भी दिया गया है। तो x बराबर 2 का मान अगर इस समीकरण में रखा जाए तो y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। समीकरण 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 3 में x बराबर 2 रखने पर, जहां पर x है वहां पर 2 रख देना है, प्लस 5/y बराबर 3। अब जिस प्रकार से हम भिन्नों को हल करते हैं वैसे इसे भी हल कर लेंगे। इन दोनों का अगर एलसीएम लेना हो तो 2 का y में गुणा करना पड़ेगा, तो 2y हो जाएगा। अब जैसा कि हम करते हैं भिन्नों को हल, उसी प्रकार से करेंगे। 2 को हम भाग देंगे इससे, तो 2 से अगर इसे भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। y का गुणा अगर 1 में करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस y को अगर इससे भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर 3 दिया है। इसे और प्रकार से हल कर सकते हैं, कैसे? 2 का y में गुणा करके नीचे लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। y का गुणा 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, और 2 को गुणा 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब अगर 2y को यहाँ से हटाना है तो 2y का गुणा 3 से कर देंगे, तो y प्लस 10 बराबर 2 तिहाई 6y हो जाएगा। अब चर पदों को हम एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो चर को एक साइड लाते हैं इधर, तो 6y के बगल में किसे लाया, y को, तो -y हो जाएगा। बराबर में यहाँ +10 दिया हुआ है, तो 6 में से अगर 1 को निकालो तो कितना बचेगा, 5y इज इक्वल टू 10। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यही इसका उत्तर हो गया। अब क्या प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण दिए हैं 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 2 तथा 3/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 3। इसे देखिए दो तरीके से हल किया जा सकता है, और दोनों तरीका मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे भी ऐसे अगर प्रश्न मिलेंगे तो मैं किसी एक मेथड से बताऊंगा, आपको जो सुविधाजनक लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला मेथड यही है कि इन्हें पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये भिन्नों के रूप में दिया है 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 2। इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो xy, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमेशा इधर से करते हैं। y का गुणा y 1 में किया तो कितना आ गया, y आ गया, और 5 का गुणा अगर x में किया तो कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2। अब एक्स वाई को अगर हटाना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो एक्स वाई का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2xy हो जाएगा। तो y प्लस 5x इज इक्वल टू 2xy, या इसे हम सही तरीके से रखें, अर्थात x के पदों को पहले रखते हैं, तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2xy। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और फिर यहाँ पर 3/x प्लस 10/y इज इक्वल टू कितना दिया है, 3। इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। y का गुणा अगर 3 में होगा तो 3y प्लस 10 का गुणा अगर x में होगा तो 10x इज इक्वल टू 3। फिर इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसे भी हम x को पहले रख लेंगे और y को अगर आगे पीछे भी करके लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही रखते हैं, x को पहले और y को बाद में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए ऐसे रख रहा हूँ। तो 10x को पहले लिख लिया प्लस 3y, और xy का यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3xy। ऐसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 के किन पदों को हम बराबर कर सकते हैं।
तो यहाँ 10x दिया है, यहाँ 5x दिया है, यहाँ y दिया है और यहाँ 3y। अगर मुझे y के पदों को बराबर करना हो तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करूंगा, और अगर x के पदों को बराबर करना हो तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करूंगा, क्योंकि 10x बनाना है ना, तो मैं x के पदों को बराबर कर रहा हूं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो 2 से अगर यहाँ गुणा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 4xy। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 में x के पद बराबर हो गए, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसलिए समीकरण 2 में हमें समीकरण 3 को घटाना पड़ेगा। तो यही लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 3, सॉरी समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 जो है वो है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 3xy, और समीकरण 3 है 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 4xy। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्हों को क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ उतार देता हूँ, थोड़ा नीचे हो गया ना, तो दोबारा यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 3xy और 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 4xy। अब घटा रहे हैं तो हम चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से अगर 2 को निकालेंगे, प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 1 बचेगा, 1y लिखें या तो फिर y लिखें, और प्लस में मिलेगा क्योंकि प्लस जो है बड़े अंक के साथ है, इज इक्वल टू यहाँ -4 में से अगर 3 को निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा, -1। अब -1xy लिखूँ या तो फिर -xy लिख लूँ। अब यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 1 टाइम। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1, या फिर लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा कर दूँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1। अब इसका मान मैं समीकरण 1 में रखूँ, 2 में रखूँ या 3 में रखूँ, तो y का मान मिल जाएगा हमें। तो चलिए मैं इसे रख रहा हूँ समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 यहाँ भी रखना है हमें, इंटू y है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5, और माइनस में है तो -5 प्लस y इज इक्वल टू +2, और -1 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2y। अब अचर पदों को एक साइड रखते हैं और चर पदों को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो इसे इधर ले जा रहा हूँ, तो -5 इज इक्वल टू -2y ऑलरेडी है, और प्लस y को अगर इधर ले जाएंगे तो -y हो जाएगा, फिर -5 इज इक्वल टू -2 और -1 है तो जुड़ के -3y हो जाएगा। अब y का मान हमें चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो -5 अपॉन कितना हो जाएगा, -3। ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5/3। ये तो हो गया पहला मेथड। अगर ये आपको सुविधाजनक लगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब एक और मेथड है, उस मेथड को भी आपको अगले पेज पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं समीकरणों को दोबारा लिख ले रहा हूँ, 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 2 और 3/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 3। अब अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो हम 1/x और 1/y को अलग चरों में मान लेते हैं। जैसे कि माना 1/x इज इक्वल टू a है
आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ए माना है, आप यू मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, जो भी मानना चाहें, बस एक्स नहीं मानना है वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। और 1/y इज इक्वल टू बी है। अब इनके मानों को यहाँ रख देना है हमें। 1/x की जगह अगर a को रखूँगा तो a हो जाएगा, प्लस 1/y की जगह अगर मैं b रखूँ तो 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 2। इसे यहाँ बना लीजिए समीकरण नंबर 1। और अब यहाँ भी मैं 1/x की जगह अगर a रख रहा हूँ तो 3a हो जाएगा, प्लस 1/y की जगह अगर b रख रहा हूँ तो 10b हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से इसको हल करना है, तो या तो a के पदों को बराबर कर लूँ या तो b के पदों को। तो यहाँ 5b है और यहाँ 10b है। अगर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पर 10b हो जाएगा और यहाँ पर भी 10b है, तो वही कर रहा हूँ मैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 जो है उसमें प्लस 10b है और यहाँ पर भी प्लस 10b है, तो इसलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो यही करेंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को घटाने पर, तो 3a प्लस 10b इज इक्वल टू 3 और 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 4। अब माइनस कर रहे हैं तो चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा। 1a लिखें या तो फिर a लिखें, प्लस में उतरेगा क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है, इज इक्वल टू यहाँ -4 है और यहाँ +3 है। अगर इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू -1 मिल गया। अभी हम इसमें इसका मान नहीं रखेंगे, ठीक है। a का मान मिला है तो a का मान चाहे मैं समीकरण 1 में रखूँ, 2 में रखूँ या 3 में रखूँ, मुझे b का मान मिल जाएगा। तो a का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a की जगह -1 प्लस 5b इज इक्वल टू 2। -1 को इधर भेज देंगे तो 5b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1। अब यहीं हल कर रहा हूँ इससे, तो 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3/5। अब देखिए a बराबर क्या है, 1/x है, तो a बराबर क्या मिला है, -1। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगर इसे मैं पलटूं तो x हो जाएगा, तो अगर इसे भी पलटना पड़ेगा, है ना। अगर इधर को पलट रहा हूँ तो इधर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई -1 से करिए तो -x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1। या पलटने वाला नियम भी समझा देता हूँ, अगर इसे मैं पलट रहा हूँ तो इसे भी पलटना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर x इसे पलटेंगे तो x हो जाएगा और इसे पलटेंगे तो -1 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू -1 मिल गया। और y का मान कितना मिला है हमें, y 1/y इज इक्वल टू b, और b का मान क्या मिला है, 3/5। तो 1/y इज इक्वल टू क्या है, b, और 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5। सेम वही यहाँ भी करेंगे, अगर इसे पलट रहा हूँ ये y हो जाएगा और इसे अगर पलटूँ तो 5/3। तो दोनों में देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने प्रीवियस तरीके से सॉल्व कराया था उसमें भी x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 5/3 आया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 5/3 ही मिला है। तो जो मेथड आपको सुविधाजनक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
सातवां प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण दिए हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 तथा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अगर विलोपन विधि का उपयोग करना है, या तो x के पदों को बराबर कर लूँ या तो y के पदों को बराबर कर लूँ, तो ये इतना आसान दिख नहीं रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण इसे 1 बनाइए और इसे 2 बनाइए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अगर 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो यही करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। समीकरण, मैं x के पदों को बराबर कर रहा हूँ, वैसे y के पदों को भी बराबर कर सकते हैं, सेम वही करना है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, क्योंकि ये प्लस माइनस में दिया है ना, तो यही करते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 4x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 16 2 32 होता है। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3 तथा अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 3 9 9x माइनस 3 2 6y इज इक्वल टू 3 0 0। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर। यही करेंगे। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 32 और 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 13x इज इक्वल टू 32 प्लस 0 करेंगे तो 32 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 32/13। तो x का मान मिल गया 32/13। अब इसका मान चाहे मैं समीकरण 1 2 या 3 4 में रखूँ, मुझे y का मान मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे सिंपल मुझे लग रहा है या ये दोनों सिंपल ही है, तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। समीकरण या x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 × 32/13 फिर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 32 तियाँ 96/13 माइनस 2y बराबर 0। 13 को अगर यहाँ से हटाना है तो 13 का गुणा 2 से भी होगा और 13 का गुणा 0 से भी हो जाएगा। तो 96 माइनस 13 2 26y इज इक्वल टू 0। इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस 26y इज इक्वल टू, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 96। 0 में अगर माइनस 96 करेंगे तो माइनस 96 ही बचेगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 96/26। ये किसी नंबर से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 4 8 होता है और 2 8 16 कट गया, 2 1 2 और 2 3 6, तो 48/13 ये मिल गया। तो y इज इक्वल टू कितना मिला, 48/13। तो आंसर इसका भी क्लियर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न है, विलोपन विधि का उपयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जैसा कि हमने 6वें प्रश्न में देखा था, उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। तो मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड से आप खुद से लगा लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है,
तो यहाँ जो समीकरण दिया है वो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6 है, तथा 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर मैं 1/x को पहले मानूंगा, फिर 1/y को भी मान लूंगा। तो माना 1/x इज इक्वल टू, यहाँ अलग चर मान रहा हूँ, मान लीजिए इसे u मान लिया, तथा 1/y इज इक्वल टू p मान लिया। ठीक है, अब इन मानों को यहाँ रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x की जगह अगर u को रखूंगा तो 2u प्लस 1/y की जगह अगर p को रखा तो 3p इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तथा अब यहाँ 1/x की जगह अगर u को रख रहा हूँ तो u ही रहेगा, प्लस 1/2y है। तो अगर 1/y की जगह मैं p को रख रहा हूँ तो नीचे तो 2 बना ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा ये p/2 इज इक्वल टू 2। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। 2 को अगर यहाँ से हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, तो 2u प्लस p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में u और समीकरण 2 में u बराबर आ रहा है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, घटा देना है सीधे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ 2u प्लस 3p इज इक्वल टू 6, फिर 2u प्लस p इज इक्वल टू 4। अब चिन्हों को बदल देंगे क्योंकि घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस की वजह से। और 3 में से अगर 1 को निकालूंगा तो 2 बचेगा, 2p प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है, इज इक्वल टू +6 और -4 है, तो क्या आ जाएगा 2। इसे अगर कैंसिल करें तो 1 टाइम चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। अब p का मान चाहे समीकरण 1 में रखूँ या समीकरण 2 में रखूँ, मुझे u का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में p का मान रख रहा हूँ। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2u प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो 2u 3 1 ज़ा 3, और 3 को अगर इधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, क्योंकि प्लस में 3 था यहाँ पर, तो 2u इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो u इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या माना है 1/x इज इक्वल टू u, तो अगर x की वैल्यू हमें चाहिए तो 1/x इज इक्वल टू u है, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। अगर इसे मैं पलट दूँ तो ये x हो जाएगा, और इसे अगर मैं पलट दूँ तो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/y इज इक्वल टू p माना था, तो 1/y इज इक्वल टू p है, और 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हमने निकाली है 1। अब अगर इसे पलटूँ तो y हो जाएगा, और अगर इसे भी पलटूंगा तो ये 1 बना रहेगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, और 1 से अगर 1 को डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/3 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। आप ये फर्स्ट मेथड से भी हल करके देख सकते हैं, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।